नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी साहित्य की दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें अंतरा व अंतराल के टॉप 450 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला ही हमारा जो पाठ रहने वाला है, कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दो गीत लिखे गए हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत प्रसाद जी के कौन से नाटक से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, देवसेना का गीत है यह स्कंदगुप्त है, और कार्नेलिया का जो गीत है वह चंद्रगुप्त से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, सन 1889 ईस्वी में काशी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। तो ये इरावती उपन्यास इसको पूरा नहीं कर पाए थे, यही इनका अधूरा उपन्यास है। देवसेना देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी? देवसेना जीवन में स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी। कार्नेलिया किसकी बेटी थी? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त का सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस, उसकी बेटी थी। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति में मधुमेह देश किसे कहा गया है? प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में मधुमेह देश हमारे भारत वर्ष को बताया गया है। देवसेना का गीत कविता में विहाग नामक शब्द आया है। तो विहाग का अर्थ क्या है? अर्धरात्रि में गाए जाने वाले गीत को विहाग कहा जाता है। अगला हमारा जो पाठ रहने वाला है वह है श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। सरोज स्मृति कविता किस पे केंद्रित है? तो दिवंगत पुत्री सरोज पे केंद्रित है। निम्न में से मुक्तक छंद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्तक छंद का जनक माना जाता है। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। श्रीकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल नामक स्थान पे हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निराला की पुत्री का क्या नाम था? तो हमने पहले देखा सरोज था। जूही की कली का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। यह इनकी कविता मानी जाती है छायावाद की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इनके द्वारा 2 कविताएं लिखी हैं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका का संबंध अगे जी से नहीं है? इसका मतलब ये हुआ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई 3 पत्रिकाएं हैं जिनका संबंध आगे से है, एक पत्रिका ऐसी है जिसका संबंध आगे से नहीं है। तो कौन सी से नहीं है? जिनसे है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, सैनिक है, विशाल भारत है, प्रतीक है और दिनमान। इन चारों कविताओं से, इन चारों पत्रिकाओं से इनका संबंध है, लेकिन हंस नामक पत्रिका से इनका कोई संबंध नहीं है। हंस का संबंध किससे था? मुंशी प्रेमचंद जी से। हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत किसने की? हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने की थी। सप्तक का अर्थ प्यारे बच्चों 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। समान विचारधारा रखने वाले 7 कवियों की रचनाओं को एक स्थान, एक पंक्ति में पिरोना, ये तार सप्तक कहलाता है। और कुल 4 तार सप्तक आए थे। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? प्यारे बच्चों, यह दीप अकेला कविता में दीप तो है व्यक्ति का प्रतीक, और मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद है वह सांसार जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। अगे जी का जन्म सन 1911 कुशीनगर नामक स्थान पे हुआ था। देख लेते हैं। अगे का जन्म सन 1911 ईस्वी में कुशीनगर नामक स्थान पे हुआ था। अगे की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो सदा नीरा भाग 2 के नाम से अगे की संपूर्ण कविताएं वो प्रकाशित हैं। यह दीप अकेला कविता में समीधा शब्द आया है। इस समीधा का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों, समीधा का अर्थ होता है हवन की सामग्री या यज्ञ की सामग्री। अगे को
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो देखिए, 4 में से कोई 3 अज्ञेय के हैं और 1 नहीं है। कितनी नाव में कितनी बार, यह अज्ञेय का काव्य संग्रह है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय का काव्य संग्रह है। चिंता अज्ञेय का काव्य संग्रह है। ये परिमल, ये अज्ञेय का नहीं है। तो फिर ये परिमल किसका है? प्यारे बच्चों, परिमल है वह निराला जी का है। किसका है? निराला जी का। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह की 2 कविताएं ली गई हैं, बनारस और दिशा। बनारस कविता के रचयिता कौन है? तो बनारस कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह है। और खाली होता यह शहर, यहाँ शहर शब्द किस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पे जो शहर शब्द है प्यारे बच्चों, बनारस के लिए प्रयुक्त हुआ है। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? सन 1934 ईस्वी में केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। केदारनाथ सिंह को किस विषय पर पीएचडी की उपाधि मिली थी? तो देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, इस विषय पे इनको पीएचडी की उपाधि वो मिली थी। अकाल में सारस नामक रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अकाल में सारस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। दिशा कविता की प्रकृति या विषय क्या है? तो दिशा कविता है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते बच्चे से जब लेखक ने पूछा हिमालय किधर है, तो बच्चे ने उत्तर दिया जिधर उसकी पतंग भागी जा रही वहीं हिमालय है। कहने का मतलब ये बच्चों का सोचने का अपना अलग ढंग होता है। रघुवीर साहे के द्वारा 2 कविताएं शामिल की गई हैं। पहली तो है बसंत है और दूसरी तोड़ो। तो देखिए, रघुवीर साहे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से रघुवीर साहे का संबंध किस पत्रिका से नहीं है? 3 पत्रिकाएं हैं, उनसे 3 का संबंध है, एक से नहीं है। कल्पना, दिनमान और प्रतीक से इनका संबंध है, लेकिन हंस से इनका कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह पर रघुवीर साहे को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जैसे बहन दा कहती है, पंक्ति में दास शब्द का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों, पंक्ति में दास शब्द का अर्थ बड़ा भाई होता है। तोड़ो कविता का भाव क्या है? तो तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। हमें हमारे मन में जो ऊब है, खीज है, दूसरों के प्रति द्वेषता का, वैर का भाव है, उन्हें तोड़ने के लिए उद्बोधन किया गया है। अगली हमारी रचना रहने वाली है तुलसीदास जी का राम भरत का प्रेम। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसकी भाषा अवधी है। दोहा चौपाई में ये लिखा गया है। रामचरितमानस की रचना किस छंद में की गई है? तो दोहा चौपाई में इनकी रचना की गई है। तुलसीदास जी की रचनाओं में मुख्यतः कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी की रचनाओं में अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं, लेकिन जब हम मुख्यतः की बात करते हैं, प्रधानता की बात करते हैं, तो यहाँ पे अवधी भाषा हमारा उत्तर रहने वाला है। राम भरत का जो प्रेम है यह तुलसीदास जी के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो देखिए, राम भरत का प्रेम खंड है जो रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है? ये अयोध्या कांड से लिया गया है। देखी न जाए विकल महतारी, पंक्ति में महतारी शब्द का अर्थ क्या है? देखी न जाए, जब देखिए राम लक्ष्मण और सीता सहित वन में चले गए हैं, ऐसे में उनकी माताएं हैं व्याकुल हैं। देखी न जाए, उनको देखा नहीं जा रहा है। विकल, व्याकुल, बेचैन है। महतारी यानी माताएं। तो महतारी शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे माता होगा। ए बर बाजी बिलो की, पंक्ति में बाजी शब्द का अर्थ क्या है? तो ए बर बाजी बिलो की, राघो एक बार फिर आओ।
हे राम एक बार तुम लौट करके आ जाओ। ए बरबाजी बिलो की, ए बरबाजी यानी अपने घोड़ों को एक बार देख करके भले ही वापस से चले जाना। तो बाजी का अर्थ यहाँ पे क्या रह गया, घोड़े से रहने वाला है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसको शामिल किया गया है, तो चलिए उसके भी प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जायसी की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो जायसी की प्रसिद्धि का आधार ये पद्मावत रचना है, यही मानी जाती है। जायसी का अर्थ पद्मावत की भाषा क्या है? प्यारे बच्चों, पद्मावत की भाषा अवधी भाषा है। कौन सी है? अवधी। जायसी द्वारा रचित 12 मासा किस ग्रंथ से लिया गया? 12 मासा यानी जहाँ पे 12 महीनों का वर्णन है उसको बोलते हैं 12 मासा। जहाँ पे 6 ऋतुओं का वर्णन है उसको बोलते हैं षड ऋतु वर्णन। तो यह 12 मासा है, ये पद्मावत से लिया गया है। इसमें नागमती के वियोग का चित्रण किया गया है। 12 मासा में किस नायिका की विरह का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। नागमती के विरह की तुलना किससे की गई है? तो चकवी और कोकिल से नागमती के विरह की तुलना की गई है। और अगला हमारा इसका प्रश्न है, अघन देव से घटा निसी बाडी पंक्ति में अघन का प्रचलित नाम क्या है? तो अघन का प्रचलित नाम होगा मार्गशीर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है विद्यापति, इनकी जो पदावली है उसके अंश को शामिल किया गया है। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे माना गया है? तो विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि या जोड़ने वाला कवि माना जाता है। विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र और राजकवि एवं सलाहकार थे? तो विद्यापति मिथिला के नरेश शिव सिंह के दरबारी कवि थे। मिथिला के नरेश शिव सिंह के दरबारी कवि थे, अर्थात राजकवि थे, अभिन्न मित्र भी थे और सलाहकार थे। विद्यापति की कौन सी रचना में भक्ति और श्रृंगार दोनों हैं दिखाई पड़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये पदावली है, इसमें भक्ति और श्रृंगार है हमें दोनों देखने को मिलते हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इतिहास में मैथिल कोकिल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो मधुबनी बिहार में हुआ था। विद्यापति के पदों में किसकी विरह वेदना है? तो विद्यापति के पदों में नायिका राधा की विरह वेदना है, वो दिखलाई पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये विनय पत्रिका नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। घनानंद के द्वारा रचित कवित्व है वो देख लेते हैं। घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ये रीति काल के रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। कवि घनानंद किसके दरबार में रहते थे? घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। कवि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो ये सुजान से प्रेम करते थे। घनानंद की काव्य भाषा क्या है? तो देखिए, घनानंद की जो काव्य भाषा है प्यारे बच्चों, घनानंद जी की काव्य भाषा की हम बात कर रहे थे। तो घनानंद जी की काव्य भाषा प्यारे बच्चों यहाँ पे ब्रज रहने वाली है। आनाकानी आरसी निहारिबो करेगो केलो पंक्ति में आरसी शब्द का अर्थ क्या है? तो आरसी शब्द का अर्थ यहाँ प्यारे बच्चों अंगूठे में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है और उसमें जो दर्पण लगा होता है उसको बोलते हैं आरसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो देखिए, सुजान सागर घनानंद की है, विरह लीला घनानंद की है, कृपाकांड घनानंद की है, रामचंद्रिका यह नहीं है। तो ये फिर है किसकी? तो ये है आचार्य केशव की, आचार्य केशवदास की। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग है वो किया गया है। अगला देखिए, अब हम चलते हैं हम गद्य की तरफ। आचार्य
रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रेमघन की जो स्मृति छाया नामक रचना लिखी गई है उसके बारे में बताया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था, इतिहास ग्रंथ लिखा था, और यही इनकी कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है। प्रेमघन की स्मृति छाया किस तरह की रचना है? तो यह प्रेमघन की जो स्मृति छाया है यह संस्मरणात्मक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित चिंतामणि के कितने भाग हैं? तो चिंतामणि के प्यारे बच्चों 4 भाग हैं। प्रेमघन की स्मृति छाया पाठ में प्रेमघन किस कवि का उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन की स्मृति छाया पाठ में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ लिया गया? तो मिर्जापुर का क्या लिया गया था? लक्ष्मीपुर। क्या लिया गया था? लक्ष्मीपुर लिया गया था। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित सुमिरन के मन के बालक बच गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके अगर हम जन्म की बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से नहीं है? नहीं, ये यहाँ पे गलत आ गया, इनसे संबंधित है। तो ये समालोचक नामक पत्र से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का संबंध है। निम्नलिखित में से किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सुमिरन के मन के अध्याय में कितने निबंध हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें 3 निबंध हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो देखिए बच्चों की शिक्षा ग्रहण की सही उम्र इसका मूल प्रतिपाद्य है। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ढेले चुन लो, ढेले चुन लो निबंध में चोट की गई है। किस पे चोट की गई है? अंधविश्वास पे की गई है, अंधविश्वासी परंपराओं पे चोट की गई है। बालक बच गया निबंध में प्रधान अध्यापक के बच्चे की उम्र कितनी थी? तो वह 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। बालक बच गया निबंध में बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी प्रश्न है, उसने लड्डू मांगे थे। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? सन 1921 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु किस शैली के कहानीकार हैं? तो प्यारे बच्चों यह आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो ठुमरी है, अग्निखोर है, आदिम रात्रि की महक है, लेकिन ये भाग्य रेखा है, ये इनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से कौन सा उपन्यास रेणु का है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। सांवदिया कहानी किस परिवेश की कहानी है? तो ये प्यारे बच्चों ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है। सांवदिया कहानी में सांवदिया का अर्थ क्या है? तो संवाद ले जाने वाला। सांवदिया कहानी में सांवदिया का नाम क्या था? हरगोविंद सांवदिया। क्या नाम था? हरगोविंद था। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, यह कथन किसका है? ये मोदियाइन काकी का था। चुप रहे मुंह मुआसे निमोचिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? मोदियाइन ने हरगोविंद से ये कहा था। विषम सहानी गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। तो देखिए विषम सहानी का जन्म कहाँ हुआ था? विषम सहानी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है बालोपयोगी कहानियों से संबंधित है?
तो ये गुलेल का जो खेल है ना, ये बच्चों से संबंधित है। विषम साहनी की कहानी संग्रह है। विषम साहनी को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो तसम के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। देखिए, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संस्मरण विषम साहनी के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह आज के अतीत से लिया गया है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात किस तरह की रचना है? तो यह संस्मरण है। विषम साहनी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बलराज साहनी। बलराज साहनी। विषम साहनी के बड़े भाई बलराज किस पत्रिका के सह संपादक थे? तो नई तालीम के वो सह संपादक थे। और अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक विषम साहनी का गांधी जी से प्रथम परिचय कहाँ हुआ था? तो ये सेवाग्राम में हुआ था। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बताए हैं। लेखक विषम साहनी का नेहरू जी से प्रथम परिचय कहाँ हुआ था? तो वह कश्मीर में हुआ था। विषम साहनी यासिर अराफात से कहाँ परिचय हुआ था? तो ये ट्यूनिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? ट्यूनिस नामक स्थान पे हुआ था। असगर वजाहत की रचनाएं शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। तो देखिए, इनकी रचनाएं, शेर कहानी में शेर किसका प्रतीक है? तो शेर किसका प्रतीक था? ये व्यवस्था का प्रतीक था। पहचान कहानी के आधार पर राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है। चार हाथ कहानी उजागर करती है क्या? मजदूरों का शोषण उजागर करती है। साझा कहानी के अनुसार पूंजीपतियों की नजर है किन पे है? तो साझा के अनुसार मजदूरों के शोषण पे इनकी नजर रहती है, पूंजीपतियों की। साझा कहानी में हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी किसका प्रतीक था? हाथी था शोषित वर्ग का, शोषक पूंजीपति वर्ग का। हाथी किसका प्रतीक है? ये पूंजीपति वर्ग का था। और लेखक किसका है? वो शोषित वर्ग का। चार हाथ कहानी में मिल मालिक ने अपने फायदे के लिए अंत में क्या उपाय किया? तो अंत में क्या किया था उसने? मजदूरी आदी कर दी थी। ऐसे में मजदूरों के चार हाथ स्वतः हो गए थे। निर्मल वर्मा की जो रचना है उससे शामिल किया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो निर्मल वर्मा है। इनके अगर हम जन्म की बात करते हैं, अगर हम निर्मल वर्मा जी के जन्म की बात करते हैं, उससे पहले आपको मैं बताऊं, 2-3 पाठ हमारे और हैं वो रह गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1929 में हुआ था। निम्न में से कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, वे दिन अंतिम अरणे, लाल टीन की छत, ये है, लेकिन निर्मला है ये नहीं है। निर्मल वर्मा के कौन से उपन्यास पर सीरियल तैयार हुआ था? तो देखिए, निर्मल वर्मा का एक उपन्यास था। प्यारे बच्चों, निर्मल वर्मा का जो उपन्यास था जिसपे सीरियल बना था, तो वह उपन्यास कौन सा था? तो वह था रात का रिपोर्टर। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, अतः आगे के जो पाठ बचे हुए हैं, इसके साथ ही अन्य जो विधाएं हैं, आपको एक बार मैं दिखा देता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बाद में। प्यारे बच्चों, एक तो ममता कालिया का, दूसरा देवदास यह है बच की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शीरीष का फूल है वह बच गई है, अंतराल में सूरदास की झोंपड़ी, बिस्कोर की माटी और अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। इसके अलावा काव्य गुण में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं आपको देखने को मिलेंगे। काव्य गुण, काव्य दोष, साथ ही हमारे जो छंद हैं, रिक्त स्थान से संबंधित 4% जो 6% आने वाले वो इन्हीं में से आएंगे, ये हैं। और साथ ही हमने अलंकारों को भी शामिल किया है।
और व्यक्ति और माध्यम के भी हमने 40 प्रश्नों को शामिल किया है। अतः इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।